सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल एक खबर पूरा दिन पूरी रात गर्दिश करती रही कि सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी कॉलीग्स के साथ अडियाला जेल के बाहर भी जाके बैठ गए। एक हद तक मीडिया कवरेज भी उन्हें मिली और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो भी उनके ऊपर रही, लेकिन वो इमरान खान से मुलाकात में तो कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट को भी अप्रोच करने की कोशिश की, उनके पास ऑर्डर्स भी थे और वो डिटर्मिन्ड थे कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन पूरी रात वहाँ बैठने के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। अब क्या चल रहा है? जुल्करनैन इकबाल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। कल दोपहर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर धरना दिया, जो कि रात भर जारी रहा। फिर आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। वो चीफ़ जस्टिस से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। इतने एग्रेसिव स्टेप्स वो ले रहे हैं, उनको लगता है एक काम नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। उनका एग्रेशन भी काम नहीं आ रहा, मुलाकात भी नहीं हो रही। क्या वजह है? देखिए बतूल, अगर अदालती हलकों की बात की जाए तो हमेशा से कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना ये एक रेड लाइन रही है अदालतों की। लेकिन पिछले कुछ अर्से में हम देख रहे हैं कि जजेस ने खुद ही अपनी इस रेड लाइन को उखाड़ के बाहर फेंक दिए, क्योंकि जब कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उस वक्त फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। जब भी पहले सिंगल बेंच ऑर्डर करते रहे, उसके बाद लास्ट टाइम लार्जर बेंच बना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने भी ऑर्डर यही किया कि जो SOPs के तहत पुराने बेंचेस ऑर्डर देते रहे हैं मुलाकात करवाने का, जो मंगल को फैमिली की और जुमेरात को जो उनके सियासी रफ़क़ा हैं उनकी, कि उन लोगों की मुलाकातें जो है वो करवाई जाएँ। चले वो सेक्शन उन्होंने बहाल कर दिया कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो सियासी रफ़क़ा की मुलाकात भले ना हो, दोस्तों की हो सकती है, और ये जो फैमिली है उनकी मुलाकात पे तो कोई पाबंदी जेल मैनुअल भी नहीं आयद करता। इसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बार बार हाई कोर्ट से रुजू किया गया और आज 12वीं दरख्वास्त अलीमा खान की जानिब से तौहीन अदालत की दायर की गई है कि कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और इससे पहले सोहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोशिश की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ आज 20 मिनट के लिए अपनी अदालत चलाई, जिसके बाद वो कोर्ट ख़त्म करके हाई कोर्ट की बिल्डिंग से चले गए और उनके सेक्रेटरी के कमरे में बैठे रहे। सोहेल अफरीदी भी, अलीमा खान भी, उन्होंने मुलाकात नहीं की। वैसे मुलाकातें अमूमन जजेस इस मौके पे ऐसी सूरत हाल में करते नहीं होते, लेकिन होता यह है कि उनका जो केस है वो अर्जेंटली फिक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अगर उसी दिन नहीं तो 1 या 2 दिन बाद जो नेक्स्ट कमिंग डे होता है उसमें जब भी वो मुतलका बेंच अवेलेबल हो केस फिक्स किया जाता है। लेकिन अभी इस वक्त था जुम्मा, क्योंकि आज कोर्ट का लास्ट डे था, हफ्ते को अब अदालत नहीं लगती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, तो हफ्ते वाले दिन शायद कॉज लिस्ट आके पीर या मंगल को ये केस लग जाए। अभी तक इस हवाले से कोई हलचल नहीं हुई कि उस केस को फिक्स करना है। तो जब ऑप्शन नहीं कोई रहेगा, अदालती अहकामात को भी खातिर में नहीं लाया जाएगा, अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो फिर अडियाला के बाद जैसे हमने देखा कि एक सूबे का वज़ीर आला अपने साथियों समेत और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो धरना दिए बैठी रही हैं, तो फिर इस किस्म की चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। तो ये मतलब कोर्ट ऑर्डर से बेसिकली जिसको कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और ये बार ये भी खबर आई कि जेल हुकाम धरने के लिए मुकाम पे पहुंचे और धरने के मुकाम पे पहुंचे और मुज़ाकरात फिर नाकाम क्यों हो गए आपके मुताबिक? देखिए मुज़ाकरात तो ऐसा वहाँ पे ऑन स्पॉट जो ऐसा हुए उनके साथ ही जो बातचीत होती है वही होती है। ऐसा गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं होती कभी भी। पंजाब गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही सिरे से इन्वॉल्व नहीं होती कि वो किसी तरह से कोई फैसिलिटेट करे या मुजाहिरीन को या फिर कोई यकीन दहानी करवाए। लास्ट टाइम जो पिछला हफ्ता था उसमें जो SHO वहाँ खड़े थे एजाज साहब, उन्होंने यकीन दहानी बताया गया था कि करवाइए अलीमा खान साहिबा को कि अगली बार आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन वो मुलाकात भी अब अगली दफ़ा भी आ गई थी, अब फिर नहीं हुई थी, जिसके बाद वो मामला दोबारा अदालत में लेके आए हैं। देखिए एक फ्रैंकली स्पीकिंग जो एक लीगल तरीका है, आईनी कानूनी तरीका तो यही है कि अगर आपका प्रैक्टिकली कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है आप अदालत में जाते हैं। अब वो लोग अदालत आ रहे हैं, अदालत भी अगर इस किस्म का रवैया अपने ऑर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर जब ये विंडो खोलेगी एक ऑर्डर की हद तक, तो ठीक है। एक और सवाल ले लीजिए कि कल रात तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने यह भी कहा कि बहुत जल्द KP हाउस में एक इजलास होगा और फिर लाहे अमल तय होगा। इस हवाले से आपके पास कोई खबर है?
देखिए वो मुख्तलिफ ऑप्शन उनके पास ज़ेर गौर हैं इस हवाले से कि स्पेशली जो ख़बरें कुछ भारतीय और अफ़गानिस्तान के अकाउंट से जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, ऑल दो कि उनको पाकिस्तान में किसी ने बाय नहीं किया, लेकिन वो एक सिर्फ उन्होंने एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की थी। इसमें मैं ये कहूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब या PTI ने इतना ज़रूर थोड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया कि पैनिक उस तरीके से नहीं फैला। जो पता था कि इंडियन मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, जो अफगानिस्तान की मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, सबके सामने है, जो स्पेशली मार्का हक में सामने एक्सपोज हो गया था पूरा इंडियन मीडिया, उसके बाद किसी ने उनकी बात को संजीदा नहीं लिया। उनकी पैनिक करने की कोशिश थी जिसको तो नाकाम बनाया गया। लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शंस PTI के पास अब ज़ेर गौर है। बार बार वो यही कहते हैं, सुहेल अफरीदी साहब आज भी जैसे प्रेस रूम में जब आए हाई कोर्ट के, वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं हर आईनी और कानूनी रास्ता अपना चुका हूँ। बार बार हम अदालत के पास आए हैं। 12वीं दरख्वास्त आज उन्होंने दायर की अदालत में कि अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं अब इसके बाद मेरे पास सड़कों पर आने के अलावा क्या रास्ता बचा है, क्या हम एहतजाज करें और क्या और अपना लाए अमल इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाएं। इस हवाले से ही वो कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है प्रेशर PTI भी अब टैक्टिक्स करने की कोशिश करेगी कि किसी तरीके से गवर्नमेंट पे एहतजाज के नाम पे प्रेशर डाला जाए और इमरान खान साहब से जो उनके जेल में लीडर हैं, ये बताएगा कि स्पीकर से जो मुलाकात हुई है ऑपोजिशन वफ्द की, उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है कि स्पीकर अदा करेंगे? देखिए स्पीकर साहब पहले भी आपको याद होगा जब मुलाकातें बाकायदगी से हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के और हुकूमती वफूद के, खुद मरहूम इरफान सदीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुश्तरका एलामिया भी पढ़ा करते थे। वो मुलाकात भी ब्रेक यहाँ पे हुआ था कि जो बानी PTI हैं उनके साथ ये मुज़ाकराती वफ्द जाके मुलाकात करेगा जो PTI साइड से था। और उसके बाद वो आज तक यही कहते हैं, शिकवा करते हैं स्पीकर से कि आपने कमिटमेंट की थी, आप अभी तक मुलाकात नहीं करवा सके थे। अभी भी स्पीकर साहब तो ज़ाहिर है वो मुज़ाकरात की बार बार दावत दे रहे हैं PTI को, आए बैठे हैं आके बात करते हैं। लेकिन दूसरी साइड से जब हम PTI के हल्कों से बात करते हैं कि उस ऑफर को कबूल क्यों ही नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। शफी जान से बात करेंगे इसी हवाले से जो कि वज़ीर आला KP मामले खुसूसी बराए इत्तलात हैं और रज़ा हारून रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सूबाई वज़ीर, उनसे भी इसी हवाले से सवाल पूछेंगे कि क्या ऑप्शन बची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर वो हर फोरम पे जाएं और उनकी बात ना सुनी जाए तो क्या गवर्नमेंट के पोटेंशियल को ये चैलेंज करिए। से बात करेंगे। जी शफी, कल पूरी रात आपने अडियाला जेल के बाहर धरना दिया, आप चीफ जस्टिस से भी मुलाकात के लिए गए, नहीं हो सकी। अलीमा खान साहिबा ने तौईनी अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। क्या करेंगे आप आगे, क्योंकि आपने हर तरह के लाहेमिल ट्राई कर लिया है। क्या ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे अपनी तमाम शराइत और मुतालबात एक साइड पे रख के सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ जाएं, क्योंकि यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन राइट नाउ? देखिए बिल्कुल, कल CM खैबर पख्तूनख्वा जो थे 2 बजे से लेके और पूरी रात वहाँ पे गुजारी और फिर सुबह हम हाई कोर्ट भी गए। तो या आपने देखा होगा और आपके चैनल ने उसको कवर किया होगा कि 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, सूबे का वजीर आला, मैंडेट उसके पास, उसने कल सिर्फ एक मुलाकात के लिए अपनी पूरी रात जो है वो अडियाला के बाहर जो रोड है उस सड़क पे एक अलामती धरना दिया। तो ये इस सोचने का मुकाम है इस सिस्टम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और यहाँ पे जो दीगर जो अवामिल हैं इसमें उनको भी सोचने का ये बड़ा मुकाम है। आपने देखा होगा कि हमने कानूनी और आईनी तमाम रास्ते इख्तियार किए। हमने चीफ जस्टिस से के पास गए, वहाँ से हमें एक ऑर्डर मिला जिसको अमल दरामद ना हो सका इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने CM पंजाब को खत लिखा, हमने चीफ जस्टिस को 3 दफ़ा कॉल की, हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। और कल जो हमारा एक अलामती धरना था, तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, अगर खतूत लिखना है या कॉल्स करने हैं या अलामती धरना देना है, तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। हम ये अवाम को दिखाना चाहते हैं और फिर इसके बाद हम अवाम के पास जाएंगे और अवाम से कहेंगे कि हमने तमाम अपने कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और फिर जो अवाम का फैसला होगा वही उस पर लब्बैक कहेंगे, वो मनो अन तस्लीम किया जाएगा। और हमें लग रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता इस वक्त बच रहा है, वो मजम्मत का है, क्योंकि तमाम रास्ते जो कानूनी थे, जो आईनी थे, अगर अदालतों में जाना हुआ अदालत में गए, खत लिखना हुआ खत लिखा, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लेकिन शफी, रात को शायद खत तक नहीं कहा कि हम रिएक्शन देंगे, तो आप जो कह रहे हैं कि हम अवाम के पास जाएंगे, तो क्या अवाम के पास जाके आप सड़कों पे लोग इकट्ठे करेंगे, फिर दोबारा वो उसमें वो सिर्फ मजम्मत तो नहीं है, सड़कें ब्लॉक करेंगे, धरने देंगे, क्या ये करेंगे?
देखिए, ये क्वेश्चन तो चीफ मिनिस्टर जब 7वीं दफा आए थे अडियाला पे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन मीडिया के पास छोड़ा था, और ये क्वेश्चन मैं आपके पास भी छोड़ रहा हूँ कि आप वफाकी वुज़रा से, आप हुकूमत से सवाल करें कि एक मुलाकात कराने में क्या कौन सी क़यामत आएगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि इसकी मुलाकात करवाई जाए। क्या इस मुल्क में कोई कानून है, कोई आईन है, कोई अदालत की जो हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? क्यों जेल हुकाम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? जेल में बैठा एक सुपरडेंट कैसे इतना ताकतवर हो गए जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है डोगर साहब, उसके जो हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं करा। फिर उस पर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उनका केस नहीं लग रहा। तो ये सारे वो अवामिल है जो एक हमारी पॉलिटिकल स्पेस थी वो कम की जा रही है। पूरी अवाम, खैबर पख्तून की अवाम में शदीद गुस्सा है क्योंकि उनका वजीर आला जो है वो 8 दफा अडियाला आ चुका है अपने कायद से मिलने के लिए, जो कि आईनी और शफी अल होल्ड यू है। रजा हारून साहब को भी शामिल करते हैं। रजा साहब, आप हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से अफगान और भारतीय मीडिया सेल सरगर्म है और बड़ी रिडिकुलस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। आप स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वो भी कह रहे थे कि सियासी मुलाकातें जेल मैनुअल में नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही। बिल्कुल होनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात। आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को अज़मा खान साहिबा की हुई थी। बहनों की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? और आप रिएक्शन भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आवाम के पास जाएंगे, तो आप इसको डाइल्यूट करने के लिए क्यों नहीं कुछ करते? मैं समझता हूँ कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनका सही स्टैंड है। जाहिर है कि वो अपने लीडर की नॉमिनेशन पे वज़ीर आला बने हैं, बहुत भारी जिम्मेदारी है सूबे के इंतज़ामी मामला देखने, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने प्रोविंस के। और किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले, मुझे तो शायद नहीं मालूम, शफी भाई बेहतर बताएंगे कि उनकी इससे पहले मुलाकात कब हुई है बानी से कि नहीं हुई है। तो उनका मिलना तो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से भी कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करनी है। मैं समझता हूँ मुलाकात होनी चाहिए, ना सिर्फ फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए बल्कि पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो नॉमिनेटेड हैं। ये नहीं है कि जत्थे का जत्था जा रहा हो और 50-100 लोग जा रहे हो मुलाकातों के लिए, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि फैमिली की मुलाकात तो पॉलिटिक्स से हट कर है ना, उसका तो कोई वास्ता नहीं है सियासी जमात से या पीटीआई से। वो तो एक फैमिली है, अगर वो प्रिजनर हैं तो उनकी मुलाकातों का एक अलग सिस्टम रोटा मौजूद है, उसको फॉलो होना चाहिए। जहाँ तक पार्टी की लीडरशिप की बात है, यकीनन जो नॉमिनेटेड 2-4 अफराद हैं, खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि सोहेल अफरीदी साहब का मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि जिस सूबे में वो वज़ीर आला बने हैं उनका पहला एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के ऊपर। फिर उस सूबे में जो इंतशार की कैफियत है, जो सरहदों के मामलात हैं, जिस तरह भी पिछले दिनों वहाँ सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं और उसको हमारी फोर्सेज ने, प्रोविंशियल सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलकर नाकाम बनाया है। ऐसी हसास सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर उनकी मुशावरत हो जाना जरूरी है। तो इसमें कोई मुझे नहीं समझ आता। लेकिन रजा हारून साहब, ऑन दी अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि जो केपी की सूरत हाल है वैसे ही मुशावरत होनी चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इसलिए मुलाकात नहीं होने दी जा रही है क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग दोबारा कोई तहरीक का ऐलान कर सकते हैं और उससे अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल मूव करेगी, कोई रैली निकालेगी, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ये तो सियासी जमात का हक है ना कि वो रैली। ये तो मैं समझता हूँ वफाकी वज़रा की, हालांकि दोनों समझदार लोग हैं, ये बात भी करना कि जी वो कोई सियासी तहरीक चलाने का मतलब है कोई सियासी इक़दाम होगा ना, कहीं धरना देंगे, कहीं रैली निकालेंगे, कहीं जलसा करेंगे, कहीं जुलूस करेंगे, तो ये तो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट है। ये एक अलग बात है, वैसे उनके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो भाई वो अगर आपके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ वो शेयर करें ना, उनको बुलाएं या उनके पास जाएं। आपका नुमाइंदा गवर्नर वहां बैठा हुआ है, वो उनको बुला सकता है, वो गवर्नर से मिल सकता है। अगर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसके नतीजे में किसी इंतशार का खतरा है, या मैं समझता हूँ अगर उनका मकसद ये है कि कोई रैली निकलेगी तो उसमें दहशतगर्द आके शामिल होकर कोई कार्रवाई, कोई धमाका ना कर दें, तो ये सब बातें तो उनको चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है ना। जहां तक मुलाकात का मामला है वो तो बहुत जरूरी होनी चाहिए, लेकिन उसको दूसरी जानिब में शफी भाई बैठे हैं यहाँ, ये भी मुनासिब नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला जो हैं, ठीक है वो सियासी वर्कर भी हैं, अगर पूरा सूबे को छोड़कर और वो सारी रात अगर कहीं धरना देके बैठेंगे तो बड़ी उनकी तरफ से भी निगलेक्ट हो रहा है।
बिल्कुल, ये बहुत अहम नुकता है रज़ा हारून साहब। ये पहली बात कंप्लीट कर दूं अभी जैसे उनकी तरफ से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हल्फ का जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उसका निगलेक्ट हो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव। तो दोनों तरफ से मामला ऐसे हैं कि दोनों तरफ से बैठकर कोई बात करके इसका हल निकालने की जरूरत है। बिल्कुल शफी साहब, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि वो रेगुलर वर्कर तो नहीं है, बैठ सकते हैं बट सुबह छोड़ के नहीं बैठ सकते। तो फिर आप वक्ती तौर पे अपने मामलात भी चलाते रहें और फिर बातचीत की तरफ क्यों नहीं आते? आप कुछ वक्त के लिए आजिज़ी का मुजाहरा करें, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आपकी एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, वरना इतने मसाइल ना होते। एटीट्यूड में हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम तो 8 दफा आ चुके हैं, हमने तो हर कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार कर लिया सोहेल आफरीदी साहब ने। और जहां तक राना सनाउल्लाह की बात आपने की है कि सोहेल आफरीदी मुलाकात करेंगे तो कोई डेट वहां से आ जाएगी। देखिए, इमरान खान साहब अगर डेट देना चाहें तो वो बगैर मुलाकात भी आ सकती है। जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस करना था तो पैगाम आ गया था, कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जब मुख्तसर कबीना की बात थी तो वो एक पैगाम आ गया था, कबीना बन गई। अगर वो इस तरह कोई खान साहब चाहते हैं या कोई तारीख देना चाहते हैं एहतजाज के लिए तो किसी के जरिए भी मैसेज भिजवा सकती है। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात के लिए एक एतमाद होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिस तरह हमारी पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस कम की जा रही है, जिस तरह हमारा हरिपुर का इलेक्शन चुराया गया है, तो इस माहौल में हम बात करने को तैयार नहीं है। हमें एतमाद का भी हमारा फुकदान है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो ये सारी चीजें हैं, मुज़ाकरात के लिए एतमाद का होना और मुज़ाकरात के लिए एक माहौल साजगार माहौल होना बड़ा जरूरी है। और ये सब होने के लिए क्या होना ज़रूरी है रज़ा हारून साहब, वो बताइएगा। और साथ में ये सवाल भी ले लें कि 2019 में बिलावल भुट्टो प्रोटोकॉल के साथ कोट लखपत जेल गए, कायरा साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साथ गए, उन्होंने नवाज शरीफ की तिमारदारी भी की, फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, तब भी वही जेल मेनू था, जॉब है। अब कोर्ट ऑर्डर भी नहीं माना जा रहा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई दरमियान का रास्ता निकालें। पॉलिटिकल कंपैरिजन्स भी अब तो काम नहीं आते, साफ पता चलता है कि खुली लड़ाई है, आप लोग को करना चाहिए कुछ। नहीं, खैर वो करना तो रियासत को चाहिए, मुझे क्या करना है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब रूल्स को बेंड करना होता है रूल्स बेंड हो जाते हैं, जब रूल्स को बेंड नहीं करना होता तो फिर रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट लेटर एंड स्पिरिट हो जाती है। तो ये तो तमाम चीजें वो सहूलत है जो कि आपकी पॉलिटिकल, अब देखिए ना, जहाँ पॉलिटिकल स्पेस गवर्नमेंट ने देनी है या दीगर जमातों ने देनी है, वहीं अपनी पॉलिटिकल स्पेस पीटीआई ने बनानी है। तो पीटीआई की तरफ से भी जो पॉलिटिकल स्पेस बन रही है वो अपोजिशन की बन रही है। जो जिस तरीके से वो अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं और जो खासतौर पे, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बहुत से प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जो आपकी जो प्रोपेगेशन, जो कैंपेन चल रही है ओवरसीज से या आपके यूट्यूबर चला रहे हैं, वो किसी तौर पे भी आपको पॉलिटिकल स्पेस बनाने नहीं दे रहे। शफी भाई बैठे हुए ये सिंसियर होंगे, सोहेल आफरीदी। तो रज़ा हारून साहब, ये मुझे बताइएगा कि अब पाकिस्तान में वो फिजा नहीं रही कि वो जो रेगुलर नैरेटिव है कि आप एंटी एस्टैब्लिश बात करेंगे तो आपकी पॉलिटिकल स्पेस बन जाएगी, या ये सिर्फ पीटीआई रिलेटेड फैक्ट बन रहा है? नहीं, वो देखिए ना, ठीक है, वो तो आपका एक नारा होता है ना, आपकी एक अपनी पार्टी की पॉलिसी होती है, लेकिन साथ आप पॉलिटिक्स भी करते हैं ना। आपने मिसाल दी बिलावल भुट्टो साहब की, मैं मिसाल देता हूँ बेनजीर साहबा की, नवाज शरीफ साहब की, कि जिस जमाने में उनके साथ इलेक्शन में मसाइल हो गए और 17, 18, 20 लोगों के साथ वो रह गए, उनकी बड़ी बड़ी मेजोरिटी खा ली गई, उसके बावजूद दोनों लीडरान जो है असेंबली में बैठे। उन्होंने कहा नहीं, हम असेंबली में जरूर बैठेंगे, उन्होंने अपनी असेंबली में सियासत की। तो आप किसी तौर पे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई अपनी तिजाज की सियासत छोड़ दे, पीटीआई अपना नैरेटिव चेंज कर ले, लेकिन पीटीआई अपनी वो स्पेस तो ना लूज करे ना। कम या ज्यादा हो सकती है कि जी उनके ख्याल में इतने होने चाहिए थे, लेकिन थोड़ी सी भी स्पेस को उनको यूटिलाइज प्रॉपर्ली करना चाहिए। अभी आज मैं टीवी पे देख रहा था कि इनके लीडरान गौर साहब वगैरह, असद कैसर साहब और दीगर लोग जाके स्पीकर से मिले हैं ना। तो ये चीजें हैं, ये पॉलिटिकल, इनको चाहिए कि साइड बाय साइड अपनी पॉलिटिकल काम करते रहें। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नजर आ रही है पीटीआई के अंदर, और वो उनको पीटीआई को खुद ही इसको सॉल्व करने की जरूरत है कि पीटीआई के अंदर भी वो जो एक मरकजी लीडरशिप के रोल का और उनकी अफादियत का मामला होता है, या उनकी कॉम्पिटेंस या उनकी सियासी समझबूझ का मामला होता है, वो बहुत कमजोर है। इसीलिए जो रिलायंस है वो पार्टी से बाहर है। सैयद अहमद रज़ा साहब के साथ रहा, साबिर हामिद रज़ा साहब के साथ रहा, फिर उसके बाद अचकज़ई साहब के साथ है, फिर उसके बाद अल्लामा राजे नासिर अब्बास साहब के साथ है। 26वीं तरमीम हमने देखा ये पूरी पार्टी जाके मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ गई।
तो ये जो उनकी अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की कोई मशावरत, कोई पॉलिसी, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई कॉम्पिटेंस सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कम से कम चले ठीक है जी, अगर ये पॉलिटिकल स्पेस बननी चाहिए, साथ साथ एक सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब भी है ना, तो अगर वहां जाके भी मुलाकात कर ली जाए, कुछ हिदायत वहां से भी ली जाए, तो एक पॉलिटिकल जो है वो अपने आप को वसी लेकर चलते हैं तमाम बातें। लेकिन रजा हारून साहब, वो उनका आर्ग्यूमेंट यही है ना कि इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि क्या करना है। नहीं, ये तो फिर देखे ना, मैं तो इसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मुलाकात होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो लीडरशिप अवेलेबल है, आप अपने मामला तो आगे चलाएं। शफी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत करेक्ट और लीडरशिप है ना, और ये बड़ी जायज बात लग रही है। आप जी रज़ा भाई, आई प्लीज़ होल्ड यू है। शफी, एक तो ये बताएं, जैसे रज़ा हारून ने कहा कि आप अपनी वो कैंपेन जो इदारों के खिलाफ चलवा रहे हैं या आपके कॉलीग्स चला रहे हैं बाहर बैठ के, वो रुकवाएं और तवज्जो पॉलिटिकल स्पेस बनाने की तरफ करें, अपने मामलात के थ्रू अपनी जगह बनाएं और फिर अपने लीडर की राय की बात करें। और जो आपकी और मरकज़ियत की कमी, वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो जो लोग अवेलेबल हैं उनसे बात करके इमरान खान की अहमियत कम नहीं हो जाएगी। देखिए, पहली बात जो है, जो कैंपेन की रज़ा हारून साहब ने बात की, तो उस कैंपेन में जो है वो एक अकाउंट से 1-2 पोस्टें हुए हैं, इसमें कोई ख़ास किसी हमारे ज़िम्मेदार ने वो पोस्ट नहीं की। दूसरी बात जहाँ तक रही कि इदारों के साथ चलने की बात की है, तो देखिए बात तो हम वही कर रहे हैं कि हम तो 8 फरवरी क्या रोना भी रो रहे हैं कि 8 फरवरी में किस तरह सहूलतकारी हुई, किस तरह हमारे मैंडेट को छीना गया। फिर इससे बाद में आप देख लें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उन पर जाली मुकदमात, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। लेकिन शफी बता दें कि अब आपने क्या करना है, अगर सादिक साहब भी कुछ नहीं कहते तो फिर क्या करना है आपने? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि हमने तमाम अपनी कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हम अवाम में जा रहे हैं। आप पंजाब की अवाम में जाएंगे या केपी की अवाम में जाएंगे? अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें तो बेहतर होगा। जी देखिए, हमने तमाम अपने कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हम अवाम के पास जा रहे हैं। हम 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा कर रहे हैं, पेशावर के जलसे में हम नेक्स्ट जलसे का ऐलान करेंगे। उसके साथ साथ हमारी मरकजी जो लीडरशिप है, जो सूबाई हमारी लीडरशिप है, उनके आपस में मशावरत शुरू है। हमारी पार्लिमानी पार्टी की 2-3 मीटिंग्स हो गई हैं और वो आपस में सारे मरकजी सूबाई लीडरशिप और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है उनकी एक मीटिंग हुई है। हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे सोच रहे हैं। देखिए, हम इस बात को तकरीबन हम समझ चुके हैं कि आईनी और कानूनी तरीके से ना हम इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, ना इस सूबे का वज़ीर आला को इजाज़त दी जा रही है कि वो उनसे इमरान खान साहब से मिले, जो उनका कानूनी और आईनी हक है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ लंदन में थे और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ थे, वो अपने कैबिनेट को लंदन लेके जाते थे और वहां पे मशावरत होती थी। जरदारी साहब जब दुबई में थे तो पूरी कैबिनेट जो पीपल्स पार्टी की थी वो दुबई जाती थी। तो ये मिसालें आपको पाकिस्तान में पहली भी नजर आती है। यहाँ पे अब एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है और दूसरी तरफ एक वजीर आला पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज पे कभी जापान, कभी थाईलैंड। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन करें चौधरी अनवारुल हक साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप ज्वाइन करें। 4 साल में 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाती है, कोई वज़ीर आज़म कोर्ट से नाहल हो जाता है। चंद दिन पहले आपके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद कामयाब हुई, चंद माह के लिए पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाई है। 2026 में इलेक्शन है, इस तरह स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब बड़े बड़े ओहदों पर जो वज़ीर आज़म है ऐसे बदलते रहेंगे? देखिए, इसका एक पहलू तो ये है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि स्टेबिलिटी के लिए शायद या पॉलिसीज़ में तसलसल के लिए ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वो बहुत खुशाइंद है, और वो ये है कि ये अदम एतमाद जो थी ये 28 रोज़ से ज़ेर इल्तवा थी, और इस दौरान असम्बली जो है वो डिज़ोल्व भी की जा सकती थी। मैं आपके सामने अबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से भी बैठ के बात कर सकता था, लेकिन सिस्टम की ताकत ये है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ख़्वाब बन चुका है। यहाँ पे जब अदम एतमाद की तहरीक आती है तो दुनिया जहान का गंद उसके साथ ईवानों के अंदर दाखिल होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में चूँकि पॉलिटिकल लेवल ऑफ मेजॉरिटी ज़्यादा है और सस्टेनेबल जो डेमोक्रेसी है उसकी शर्त अव्वल ये है कि अफराद आते जाते रहते हैं, माइनस मी अगर किसी और के पास ईवान की अक्सरियत है और वो डिलीवर करना चाहता है तो वाई नॉट।
क्या आपको लग रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद गलत लाई गई, या आपको भी लगता है कि माजी में जो हुआ वो ठीक हुआ? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है उसे अखलाकी या उसके जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स के साथ तो आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं। जमहूरियत और इक़्तिदार चूँकि ये बेरहम है, इसमें मोरालिटी नहीं होती, इसमें नंबर्स होते हैं। जिनके पास 27 मौजूद हैं, आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो जब चाहें इक़्तिदार का, बरसर इक़्तिदार वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता वो उल्ट दें और अपनी मर्ज़ी का जो पार्लिमानी जो लीडर है वो चुन लें। तो इसमें गलत या सही, ये तो एथिक्स की बात है। अगर आपने डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन की बात करनी है तो जिसके पास अक्सरियत है उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। बज़ाहिर तो चंद हफ्ते पहले जो मुज़ाहरे हुए, इसके बाद सिचुएशन थोड़ी डेवलप हुई और हुकूमत तब्दीली की खबरें आई, फिर 27वीं तरमीम की बातें हुई तो हुकूमत तब्दीली की खबरें रुक गई। क्या वही तरीके अदम एतमाद की वजह थी, या फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो समझौता हुआ वो इसकी कोर रीज़न थी? देखिए, ये नेशनल मीडिया ने ये बात पहले भी उठाई कि जी 27वीं तरमीम में शायद कोई बारगेन था। मेरे मालूमात के मुताबिक तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी को फेडरल गवर्नमेंट में जो नून लीग की गवर्नमेंट है, उनकी जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर है, उसने उनको कहा गया था कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करनी है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो हमारे 7-8 लोग थे वो ऑलरेडी, क्योंकि अब इलेक्शंस करीब हैं तो उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था, वो पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो नंबर गेम तो पीपल्स पार्टी के पास पूरी थी, सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि उनके कैंडिडेचर का फ़ैसला नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनको ताख़ीर हुई। अब उस ताख़ीर के बायस वो टाइमिंग ऐसी थी कि वो 27वीं तरमीम के पास होने के साथ वो जुड़ गई। लेकिन इसका 27वीं तरमीम से इस जो है इंतकाल इक़्तिदार का मेरा ख्याल है बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर गेम जब उनके पास पूरी हुई और वो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ले आए तो नून लीग ने उनको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि फेडरल में पीपल्स पार्टी ने नून लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ है, वाइस वर्सा उन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी कर दिया। तो यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाने के बाद अब अपोजिशन में बैठने की खाएँ, ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए कोई ये ज़र कातिल है कि आपने गवर्नमेंट बनाई और उस बनाते साथ ही आप उसकी फेलियर की तरफ चले जाएँ उसको लेके। अभी आपको जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने की है वजारतों के बगैर, तो नून लीग को भी आज़ाद कश्मीर में वजारतों के बगैर ट्रेजरी बेंचेस पर बैठ के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और उनके अच्छे बुरे कामों में उनको अपना हिस्सेदार बनना चाहिए। और आपको लगता है कि ये जो नून लीग की AJK में पॉलिसी है, ये फेडरल पे भी इन्फ्लुएंस कर सकती है उनके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ? ये वाइस वर्सा है। पॉलिसीज़ फेडरल से आती हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में चैप्टर्स हैं, ये आज़ाद कश्मीर में मदर पार्टीज़ की एक्सटेंशंस हैं। जहाँ से पॉलिसी फेडरल की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज नहीं होती, फेडरल की पॉलिसीज़ जो हैं आज़ाद कश्मीर में इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं, मैं उस फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है। आपको लगता है जिस तरह का इत्तेहाद फेडरल में है, बगैर किसी सवाल के वो AJK में भी जारी रहेगा इन दोनों पार्टियों? देखिए, अब ये जो सवाल है इसका जवाब मैं बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं दे सकता, बतौर सियासी तजज़िया निगार दे सकता हूँ। और मेरी ये राय है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट में अब मुस्लिम लीग नून ने सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर ली है, ये जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इनके बाद, तो अब पीपल्स पार्टी का जो वो दबाव का जो था अंसर, उसमें कमी आएगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम की बका के लिए शायद ये दोनों पार्टीज़ अभी कुछ अर्सा इकट्ठे चलेंगी और इसी का मुज़ाहरा इनको आज़ाद कश्मीर में करना है। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि फेडरल गवर्नमेंट में अभी इलेक्शंस दूर हैं, आज़ाद कश्मीर में जुलाई में इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस इन मुतारिफ पार्टीज़ ने एक दूसरे के मुकाबले में लड़ने हैं। तो अब ये जो गुडी टाइम है, नाउ इट्स ओवर। और जो फेडरल की मजबूरियाँ थी उस हद तक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कुर्बानी लगी, लेकिन अब शायद मज़ीद जो है आने वाले दिनों में कुछ अर्सा तो ये पीपल्स पार्टी का साथ दे पाएँ, 1-2-3 माह। और मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश भी है कि असेंबली डिज़ोल्व हो और अर्ली इलेक्शन हो, और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि असेंबली बिल्कुल डिज़ोल्व ना हो और इलेक्शन टाइम्स पर हो। तो ये कशमकश जो है मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में शायद बढ़ेगी, इसमें मुझे कमी होती नज़र नहीं आ रही। और आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेंगे आने वाले दिन में, और जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि वो इशू टू इशू पॉलिटिक्स करेगी, वो नैरेटिव भी पीपल्स पार्टी का बदल जाएगा? देखिए, जब इंतखाबी माहौल शुरू होगा तो फिर तो नैरेटिव सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का एक ही है ना, कि आपने री इलेक्ट होना है और आपने गवर्नमेंट बनानी है। उस वक्त तो सारे नज़रियात जो हैं वो सिर्फ एक बंद गली में जाके कैद हो जाते हैं
कि हाउ टू रीगेन द पावर अगेन। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप मुतमईन हैं जो आपने कश्मीर की आवाम के लिए किया वो ठीक किया, क्योंकि काफ़ी शिकायत थी जो बाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के मुजाहिरों की सूरत में सामने आई, लेकिन आपने जो किया आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, एक रिमार्केबल काम जो था वो 3 रुपये बिजली और 2000 रुपये माना आटा, बिलियन ऑफ रुपीज़ का डेफिसिट है। उसको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बगैर 1 रुपये का टैक्स बढ़ाए, बल्कि फेडरल टैक्सेस जो इम्पोज होते हैं, जो बाकी प्रोविंशियल सूबों में भी फेडरल फाइनेंस बिल के ताबे फाइनेंस बिल पास होते हैं, आज़ाद कश्मीर में तो हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे वो भी कम कर दिए। तो रेवेन्यू कलेक्शन टैक्सेस की सूरत में कम की, और जो लैप्सेस थे और जो टैक्स की चोरी थी उसको 100% रोकने की कोशिश की, और अपना रेवेन्यू इनकम जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के लिहाज से हमने वो इंक्रीज़ की। तो बग़ैर किसी फेडरल ग्रांट के ये जो सस्ती बिजली और सस्ता आटा है, और इसके बाद 71 अरब का खसारा ऑलमोस्ट ये हमने पूरा किया। और जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था 2.5 साल में 71 अरब रुपया तकरीबन मुझे मिला, एक सिंगल टेडी पैसा भी उसमें लैप्स नहीं हुआ, बल्कि पूरी जो इंसानी इम्कानी मुमकिन जो ट्रांसपेरेंसी थी उसके तहत वो खर्च किया गया और रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह इन्फोर्स किया गया। ठीक है चौधरी साहब, क्या आप मौजूदा सेटअप का हिस्सा रहेंगे या नए इलेक्शन की तैयारी करेंगे? नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, क्योंकि मौजूदा जो पार्लिमानी सेटअप है उसका तो मैं हिस्सा हूँ डेफिनेटली, और मेरी ख्वाहिश है कि अपने वक्त पर इलेक्शंस हों जी। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि जी बताइए। देखिए, जो आज़ाद कश्मीर में सेटअप है 2 तरह का है ना। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस और एक ऑपोजिशन बेंचेस हैं। एट प्रेजेंट आई एम सिटिंग ऑन ऑपोजिशन बेंचेस, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए और पॉलिसीज़ के लिए, और ये ऑलमोस्ट वही पॉलिसीज़ मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू कर रही है जो कि बजट में पास हो चुकी हैं। सिर्फ अब उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स जो हैं ये नई गवर्नमेंट देगी। अभी इन्होंने 900 तकरीबन 90 किलोमीटर सड़कें जो 33 हल्कों में 30 किलोमीटर फी हल्का सड़कें दी हैं, तो वो ऑलरेडी हमने बजट में रखी हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर और 1-2 वज़ीर ही माइनस हुए, बाकी तो वही गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी चल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज़ में तसलसल तो कायम रहेगा। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के फंड्स हैं, इसी तरह भी तालीमी पैकेज आप देखेंगे आने वाले दिनों में आएगा, वो हमने तकरीबन फाइनल मराइल में और रखा था, टाइम नहीं मिला। वो क्रेडिट ऑफ पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को जाना चाहिए, वो लेना चाहिए उनको। तो पॉलिसीज़ तो ऑलमोस्ट वही रहेंगी। हम अपोजिशन में अपना सेहतमंद किरदार अदा करेंगे जो कि हमारा रोल बनता है। और जब इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ, अगर ये असेंबली अपनी तभी उम्र पूरी कर पाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मौजूदा कायदे-वान फैसल मुमताज़ राठौर और पीपल्स पार्टी की है कि असेंबली जो है अपनी तभी उम्र पूरी करे। और अगर ये करती है तो फिर जब इंतखाबात आएंगे उसमें दोस्तों की मशावरत के साथ देखना है कि किस रंग में हिस्सा लेना है। ठीक है चौधरी साहब, चूँकि आपका PTI के साथ भी एक एक्सपीरियंस रहा है तो आपकी राय अहम है। कल रात जो हुआ, अभी भी सोहेल अफरीदी साहब वहीं बैठे हुए हैं, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं उनकी मुलाकात हो जाए। वफाकी वज़रा कह रहे हैं मुलाकात होने नहीं दे सकते, तहरीक के इम्कानात हैं, अब नौमान का मसला पैदा हो सकता है। आपको सियासतदान की हैसियत से क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा थॉ है जिसने पाकिस्तान के ओवरऑल सिस्टम को एक हद तक इफेक्ट किया हुआ। इससे कबल भी मैंने ये बात मरमला कही कि सियासत जो है वो घटाटूप अंधेरों में रोशनी के दिए जलाना और बंद दरवाज़ों तक सियासत को ना ले जाना है। जब आप सियासत बंद गली में धकेल देते हैं तो फिर जो पॉलिटिकल मार्जिन है वो स्क्वीज़ हो जाता है। हम जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत या खुशनुमा नहीं है। यहाँ हक़ाइक़ को बुनियाद बनाते हुए आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके चलना है, और जितनी स्पेस आपके पास मौजूद है ये आप ही के फ़ैसले हैं कि वो स्पेस आप बिल्कुल स्क्वीज़ कर दें या अपने दानिशमंदाना फ़ैसलों के ताबे उस स्पेस में वुसअत लेके आएँ। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है जो पिछले आप कई हफ्तों से, बल्कि अब तो सालों पे मुहित बात चली गई है, 2 सालों से ज़ायद होता जा रहा है ये सिलसिला, इसका नतीजा जो है वो बंद गली है। इसमें मुझे कोई बेहतरी या इस्लाह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ये मामलात इनको बैठ के गुफ्त शनीद के ज़रिए और मरूफ जो मुज़ाकराती अमल है उसके ज़रिए अगर ये हल करने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे। लेकिन मुज़ाकरात के लिए अब पहल कौन करेगा, क्योंकि PTI ने तो क्लियरली कहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनका हुकूमत के साथ, इसलिए बात नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि 2 तरफ़ा फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को भी
और मेरा ये ख्याल भी है कि शायद 2, 4, 5, 7 दिन तक इनकी ये मुलाकात हो भी जाए। लेकिन इस मुलाकात पे इतनी हाइप क्रिएट करना, पूरी मुमलिकत का निज़ाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का निज़ाम इस वक्त वो रुका हुआ है। तो जो भी एहतजाज है वो दो तरफा अफ्रीकैन के लिए वो कोई खुशाइन सूरत हाल नहीं है। चौधरी साहब, आप जो कह रहे हैं कि 5-7 दिन तक मुलाकात हो भी सकती है, ये आप इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहे हैं या आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैंने जो आपके अब सवालात के जवाब दिए हैं, क्योंकि मैं एक एंकर पर्सन के तौर पर भी काम करता रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, तो ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है कि अल्टीमेटली ये बात किसी फोरम पे बैठ के ही तय होनी है। ये वहाँ धरनों से या धमकियों में रवैयों से तो शायद ये पॉसिबल ना हो सके, लेकिन बैक चैनल पे अगर कोई इनके मुज़ाकरा चल रहे हों मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी ये इन्होंने मुलाकात करनी है तो इन्होंने कोई अफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता निकालना है तो इनकी मुलाकात होनी है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।